जी नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे अपने पॉलिटी के क्रैश कोर्स के पहले अध्याय के बारे में, जो कि है भारत का संवैधानिक विकास, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये एक वैज्ञानिक दस्तावेज है जो उस देश की जनता के विश्वास और उसकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। इसके निर्माण की पृष्ठभूमि ब्रिटिश काल में ही पड़ चुकी थी, परंतु क्रमिक विकास की गति इस काल में बहुत मंद थी। जो भी इसका क्रमिक विकास का गति बहुत अधिक हुआ, वो हुआ ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत। इस शासन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अपने संवैधानिक विकास को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत और दूसरा भाग है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। क्योंकि एक दृष्टि आप इसमें दौड़ा लें तो आप पाएंगे कि भारत का संवैधानिक विकास में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत 1773 से 1853 तक था। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1858 से 1947 तक। ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया, फिर चार्टर एक्ट आया जो कि 20-20 साल के अंतराल पर आया। चार्टर एक्ट की खास बात ये थी कि 1793 में आने के बाद इसको 20 साल तक वैलिड रखा गया। उसके बाद फिर 1813 आया, फिर 20 साल बाद तक ये वैलिड रहा। उसके बाद फिर दूसरा 1833 आया, फिर 20 साल तक वैलिड, फिर 1853। उसके बाद 1857 की क्रांति हुई, विद्रोह हुआ, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार की आंखें खुली। रानी विक्टोरिया ने फिर इसको भारत को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत लाना चाहा। उसके तहत एक एक्ट बनाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि 1858 में आया। इसमें काफ़ी कुछ बदलाव किए गए जो कि हम आगे बताएंगे आपको। इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 आया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया, भारत परिषद अधिनियम 1909 आया। चार्टर एक्ट 1853 आपको बता दूं मैं, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अंतर्गत ये सबसे आखिरी दस्तावेज या आखिरी अधिनियम कह सकते हैं ये था। भारत सरकार अधिनियम 1919 आया, भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, फिर अगस्त प्रस्ताव आया, क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया, जिसके तहत हमारे संविधान की नींव पड़ी, माउंटबेटन योजना आया। तो आते हैं इसको विस्तृत रूप में देखते हैं। सबसे पहले तो हम 1600 ईस्वी का चार्टर देखेंगे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ होता है और एक राजलेख के माध्यम से यह कार्य किया गया, जिसको 1600 ईस्वी का राजलेख कहा जाता है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर उसे पूर्वी देशों पर व्यापार करने के लिए 15 वर्ष का अधिकार दिया। स्थापना के समय कुल पूंजी आपको मैं इधर बताता हूँ। स्थापना के समय जो कुल पूंजी थी कंपनी की, वो थी 30,133 पाउंड और इसमें कुल 217 भागीदार थे। जैसा कि मैं आपको अपने नोट्स में भी दिखा देता हूँ, कुल 217 भागीदार थे। उसके बाद गवर्नर और उसकी परिषद की संज्ञा दी गई, क्योंकि सारा प्रशासन एक परिषद को सौंपा गया जिसमें गवर्नर, उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे। तो उस परिषद को गवर्नर, उसकी परिषद की संज्ञा दी गई और उसको बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और निदेशक मंडल के नाम से अभिहित किया गया। उसके बाद हम 1726 के राजलेख में आते हैं। तो इसमें हम कोलकाता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी, जो कि हम अक्सर नहीं पढ़ते हैं। ये वो राजलेख है। सबसे अधिक क्वेश्चन 1773 के राजलेख से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासतौर से वनडे एग्जाम में। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, उसमें लॉर्ड नॉर्थ तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा एक सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पर
पारित एक्ट को 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी गई। चूँकि 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल कहा जाता है और इसको एल्बर्ट ने कहा था। एल्बर्ट आपको याद होगा, आगे मैं बताऊंगा कि एल्बर्ट के नाम से एल्बर्ट बिल आया था, जिस बिल में यूरोपीय और भारतीयों को एक समान अधिकार दिए गए थे, एक समान रखा गया था। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये था कि कंपनी के वर्क को इंडिया और ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना। इस एक्ट के तहत निदेशक मंडल का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। बॉम्बे मद्रास को बंगाल प्रेसिडेंसी में मिला दिया गया और बंगाल का गवर्नर तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल हो गया। वॉरेन हेस्टिंग हमारे प्रथम गवर्नर जनरल थे इस ब्रिटिश काल के दौरान, और परिषद के 4 सदस्य जो थे, जो कि लगभग कम पूछा जाता है किंतु याद रहे तो पूछने पर काफ़ी फायदा मिलेगा। फिलिप फ्रांसिस, क्लेवेरिंग, मॉनसन एवं बरवेल। ये असल में पीसीएस के पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, जिसको मैच द फॉलोइंग के टर्म्स में आता है। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ये याद रखने वाली बात है कि हमारे देश में सबसे पहले जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई वो 1774 में, और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि हमेशा ही लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सर एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश थे, और जो लगभग किसी न किसी एग्ज़ाम में शायद पूछा जाए वो है कि अन्य 3 न्यायाधीश जो बनाए गए थे वो चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, ये 3 न्यायाधीश थे और सर एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। कुल टोटल 4 लोग सदस्य थे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के वक्त। यह एक अभिलेख न्यायालय था, याद रखने वाली बात है, यह एक अभिलेख न्यायालय था। इसके विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल में होती थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण था। भारतीय राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया था। चूँकि 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद महारानी ने निर्णय लिया कंपनी के कर्मचारियों पर बिना लाइसेंस व्यापार करने पर प्रतिबंध और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित हो गया। ये भी उसी का एक कह सकते हैं आप परिणाम था 1857 के विद्रोह का। फिर हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आता है, जिसमें प्रवर समिति के अध्यक्ष एडमंड बर्क के सुझाव के आधार पर एक्ट ऑफ सेटलमेंट दिया गया, जिसको कि अमेंडिंग एक्ट भी कहते हैं या बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 भी कहा जाता है। याद रखने वाली बात है, सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी एक्ट को अमेंडिंग एक्ट भी कहा जाता है और बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 भी कहा जाता है। कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। कलकत्ता की सरकार को विधि बनाने के 2 स्रोत प्राप्त हैं। पहला स्रोत था रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन वह कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए, और दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अधीन बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी प्रदेशों के लिए विधि निर्मित कर सकता था। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करते हुए उसकी राजस्व की अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया था। यहाँ पे आप देखिए सर्वोच्च न्यायालय तब और अब में कितना फ़र्क है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ कितनी सीमित थी। राजस्व की समस्या का समाधान एवं राजस्व मंडलों की स्थापना की गई एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के अधीन में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे मैं बताऊंगा, जो कि आपका पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में होगा, चार्टर एक्ट 1793 के बारे में होगा। थोड़ा थोड़ा करके हम आगे का सारा लेक्चर 5 दिन में ये भारत का संवैधानिक विकास ख़त्म करेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट जो भी मैं बता रहा हूँ सब बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।